हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 सितंबर 2024 के दो प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला समाचार ये है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने ऐतिहासिक दौरे पर ब्रुनई दारुस्सलाम की यात्रा पर गए हैं। ब्रुनई जो है आसियान का एक सदस्य है और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चर्चित इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चर्चित दक्षिणी चीन सागर का एक तटीय देश है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे, उस पूरे मुद्दे को समझेंगे। हालांकि अभी जो उनके बीच में समझौता होने वाला है वो आज चर्चा होगी, तो वो जब होगा तब बताएंगे, लेकिन फिर भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए। दूसरा है एक आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस में, प्रोफेसर बीना अग्रवाल, ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हैं और महिलाओं को लेकर काफ़ी ये काम करती हैं, कृषि क्षेत्र और महिलाओं को लेकर। इनका मानना है कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है यह भी देश के विकास का इंजन हो सकता है, बशर्ते कुछ उसमें काम कर लिया जाए। ये बात महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है भारत की IMF की जो है डिप्टी डायरेक्टर रही हैं स्वामीनाथन कुछ ऐसे ही डिप्टी डायरेक्टर, उनका एक इंटरव्यू है। उनका कहना है कि भारत को अगले 4-6 सालों में तकरीबन 6 से लेकर 14.5 करोड़ तक रोजगार चाहिए। इसके लिए ये जो रोजगार है इसके लिए ज़्यादातर कृषि से इतर रोजगार चाहिए, ताकि रोजगार बेहतर हो सके, औपचारिक क्षेत्र में हो सके और गुणवत्तापूर्ण हो सके। ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि अगर कृषि क्षेत्र में ही कुछ सुधार कर लिया जाए तो हमारा कृषि क्षेत्र ही विकास का इंजन बन सकता है। तो आइए हम इन दोनों मुद्दों को समझते हैं। इससे आधारित प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट में मिलेंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ये ब्रुनई में तस्वीर में है कि गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं। वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, वो प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पर अगुवाई किए हैं और इसके बाद वो वहाँ पे किए हैं। ब्रुनई और भारत का संबंध और जो है कूटनीतिक संबंध ब्रुनई के आज़ाद 1984 में आज़ाद होने के बाद, यानी लगभग 40 साल पहले से चला आ रहा है और हमारा दक्षिण पूर्व एशिया में या आसियान देशों में एक प्रमुख हम उसके सहयोगी हैं। लेकिन अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है जो है ब्रुनई दारुस्सलाम की, और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जबकि दक्षिणी चीन सागर के देश जो है चीन से नाखुश हैं और भारत दक्षिणी चीन सागर के तटीय देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री 3 तारीख को गए हैं, 4 तारीख तक रहेंगे वहाँ पे, इसके बाद वहाँ से सिंगापुर का दौरा करेंगे। ऐसे में हम जो समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रुनई में जो 4.5 लाख आबादी है और वहाँ के जो सुल्तान हैं, जो इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबे समय से शासन करने वाले सुल्तान हैं, जिनके पास 700 रोल्स रॉयल्स गाड़ियाँ हैं ऐसा माना जाता है, और भी हज़ारों गाड़ियाँ हैं, उनके कार्यकाल को समझने की कोशिश करेंगे, ब्रुनई की जनसांख्यिकी को समझने की कोशिश करेंगे और भारत के लिए क्या सामरिक महत्व है, इनको हम अपने इन्हीं टॉपिक के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर को ब्रुनई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगवान पहुंचे हैं और इस दक्षिणी पूर्व एशियाई देश की यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हो गए हैं और यह यात्रा उनकी भारत और ब्रुनई के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के 40 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ब्रुनई के महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 3 से 4 सितंबर के दौरान जो है ब्रुनई के यात्रा पे रहेंगे और उस दौरान दोनों देशों के जो है बीच कई सारे जो संबंध चले आ रहे हैं और कई सारी जो संभावना है उनको आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा पहले ब्रुनई के बारे में संक्षिप्त रूप से समझ लें कि ब्रुनई के बारे में, ब्रुनई कहाँ स्थित है उसके बारे में। तो देखिए, ब्रुनई दारुस्सलाम का संक्षिप्त परिचय, इसमें ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पे फिलीपींस है, ये जो है थोड़ा थोड़ा आसमानी रंग का है, ये वियतनाम है, ये चाइना है, ये ताइवान है, ये मलेशिया है ग्रीन वाला, इधर भी, और यहाँ पे ये जो छोटा सा ऐसा है ये है ब्रुनई। यानी कि ब्रुनई एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ से साउथ चाइना सी का तटीय देश है और इसको बाकी सारे तरफ से मलेशिया का एक राज्य है वो इसे घेरे रहा है, सारावाक राज्य बोला जाता है, वो इसे घेरा रहता है। और वैसे जोग्राफिकली रूप देखा जाए तो ये दक्षिणी चीन सागर या आप कह सकते हो प्रशांत महासागर में स्थित जो है बोर्नियो द्वीप का बहुत छोटा सा जो है हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए यह बोर्नियो द्वीप का
उत्तरी तट पर स्थित है। दक्षिणी चीन सागर इसके उत्तर में है और मलेशिया राज्य का सारावाक इसके जो क्षेत्र है इसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों ओर से घिरे हुआ है। ब्रुनई 1988 से ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, ब्रिटिश प्रोटेक्टेड राज्य था, और इसे 1984 में 88 से इसे ब्रिटिश प्रोटेक्टेड था। 1984 में इसे अपनी स्वतंत्रता मिली। इसके बाद यह राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है और दक्षिण पूर्वी राष्ट्र संघ या आसियान का भी सदस्य है। तो भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो इस तरह से वो और दूसरे हमारा जो है इस आसियान के कई सारे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और एक ईस्ट के तहत भी हम जो है आसियान के देशों के साथ हमारा संबंध जुड़ा है। तो ब्रुनई ऐसे भी जुड़ा है और दक्षिणी चीन सागर में इसकी स्थिति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इसके जनसांख्यिकी को या डेमोग्राफी को देखें तो 2023 का जो अनुमान है ब्रुनई को लेकर उनकी जनसंख्या का, वो 4,50,500 है, यानी 4.5 लाख की जनसंख्या है और इसका 76% जो है वहाँ के नागरिक हैं। बाकी 24% जनसंख्या वहाँ जो है प्रवासियों लोगों की है। इसमें से जो है 80% जो लोग हैं वो मलय बोलते हैं या चीनी मूल के आबादी है। ठीक है, ब्रुनई एक युवा देश है। यहाँ की आबादी का 50वां यानी 20% हिस्सा 15 साल से कम उम्र का है और लगभग आधे लोग जो है 30 साल से कम उम्र के हैं, यानी एक युवा देश है डेमोग्राफी के दृष्टि से, जैसे भारत है। साथ ही में यहाँ का जो जन्म दर है वो वैश्विक औसत के आसपास है, यानी जो वैश्विक औसत है उसी के आसपास इसका जन्म दर है, लेकिन यहाँ इसकी मृत्यु दर जो है दुनिया में सबसे कम है और यह जो है 78 के आसपास है। यानी ये ब्रुनई की डेमोग्राफी हो गई। ब्रुनई की डेमोग्राफी ये है। अब अगर हम इसके बारे में और जानें कि ब्रुनई का जो शासन व्यवस्था कैसे है, तो देखिए जो ब्रुनई है वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट है। जो ब्रुनई है या ब्रुनई दारुल इस्लाम पूरा नाम है, वह साउथ एशियन कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वो शामिल है। और ये जो शासन काल यहाँ पे चल रहा है वहाँ पे सल्तनत काल है जो पूरी तरह से मोनार्क है, यानी पूरी ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटिव नहीं तो ऑटोक्रेटिक, वो पूरा शासन जो है उस सुल्तान के हाथ में है। वो वहाँ के राजा हैं यानी सम्राट हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, यानी कि देखा जाए कि सारे महत्वपूर्ण पद जो है वहाँ के जो राजा या सुल्तनत जो सुल्तान है उन्हीं के पास है। और ये जो सल्तनत चल रही है ये आज की नहीं है, ये 14वीं से 16वीं शताब्दी में स्थापित सल्तनत है जो चल रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो जो वर्तमान सुल्तान हैं वो दुनिया में सबसे पुराने लगातार शासन करने वाले राजवंश जो चल रहा है उसी में से एक है। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक जो लगातार चल रहा है उनमें से एक है और इनकी ताजपोशी भी 1968 में हुई है। 1968 में इनकी ताजपोशी हुई है और 68 से अभी तक देखा जाए तो 32 साल उधर 24 साल इधर, यानी 56 साल से ये लगातार वहाँ के सर्वे सर्वा हैं, शासक है। इनको वहाँ की जनता पसंद भी करती है क्योंकि इनके पास तो पहले जैसे इनके पास संपत्ति बहुत है। इनके यहाँ के सुल्तान के जहाज़ में भी जो है सोना जड़ा हुआ है, महल पे सोना जड़ा हुआ है, सोने की गाड़ियाँ हैं। इनके पास बीबीसी और टाइम्स की रिपोर्ट है, कभी एक बहुत ही अमीर लोगों में ये शामिल है। 30 अरब डॉलर की इनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। इनके यहाँ पे 600 से 700 रोल्स रॉयल्स गाड़ियाँ हैं, कई हज़ार गाड़ियाँ हैं जिसमें दुनिया की जो सबसे महंगी से महंगी गाड़ियाँ हैं वो इनके पास है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग भी इनको पसंद करते हैं क्योंकि ये उनके जीवन में, यानी यहाँ का जो जीवन है लाइफ स्टाइल सिर्फ शासक का ही नहीं है, लोगों का भी लाइफ स्टाइल ऊपर है। और यहाँ के जो नागरिक हैं उनको कोई इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। क्यों? इनकी आय का जरिया कहाँ है? तो ब्रुनई में जो है हाइड्रोकार्बन या पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम और गैस निकलना शुरू हुआ था 2020 के आसपास से ही, और उसके बाद से ही ब्रुनई की अमीरी में वहाँ का हाइड्रोकार्बन का योगदान है। ठीक है, अगर हम समझें कि हाल के समय में शासन को लेकर थोड़ी सी है क्योंकि उन्होंने इस्लामी शरिया को अपनाया है और इसको लेकर आलोचना का शिकार करना पड़ा है। 2014 में जो है ब्रुनई शरिया कानून अपनाने वाला जो है, ब्रुनई जो है 2014 में शरिया कानून अपनाने वाला पूर्वी एशिया का जो है पहला देश बन गया है। और वहाँ पे शरिया कानून में जो है अगर कोई व्यभिचार करता है तो पत्थर मारना है, चोरी करने पर अंग काटने, इस तरह की व्यवस्था है जिसको लेकर इनको कुछ आलोचना झेलनी पड़ रही है। 2019 में ही ब्रुनई ने समलैंगिक यौन संबंध बनाने पर मृत्युदंड की सजा का भी व्यवस्था कर दिया है। तो एक तरफ से तो देखा जाए जो वहाँ के शासक हैं काफ़ी अमीर हैं, बहुत पुराने से चले आ रहे हैं, लंबे समय तक वो उनकी चलती है।
लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने इस्लामिक शरिया लाया अपनाया, उसको लेकर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उनके खिलाफ जो है नाखुशी भी है। लेकिन फिर भी जब संपन्नता बनी हुई है, लोगों को उसका संपन्नता भी बनी हुई है, उसका उपभोग करने का भी अधिकार है, तब तक स्थिति चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सत्ता वास्तव में उनके एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित है। वो पूरी सत्ता, सोचिए, सम्राट के साथ साथ वो प्रधानमंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, विदेश मंत्री भी है, तो सारी सत्ता तो देखा जाए तो उन्हीं के हाथों में केंद्रित है। अगर भारत ब्रुनई संबंधों की बात करें तो हमें वहाँ के प्रवासियों को भी देखना पड़ेगा। भारत ब्रुनई का संबंध 1984 से शुरू हुआ, जब वहाँ पे राजनयिक संबंध 1984 से शुरू हुआ। उसी का 40 साल पूरा हो भी रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री गए हैं, वे बात कही जा रही है। लेकिन भारत ब्रुनई में अगर प्रवासियों का देखा जाए तो 1920 के आसपास ही वहाँ पे प्रवासी जाना शुरू हो गए थे। 1930 के आसपास जो है हमारे प्रवासी वहाँ पे अपनी जड़ें जमा लिए थे। वहाँ पे ब्रुनई में जो है लगभग 14,500 भारतीय हैं, जो उनकी जनसंख्या का लगभग 3% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा जो है सेमी स्किल्ड है, जो वहाँ के तेल और गैस उद्योग में काम करते हैं, और खुदरा व्यापार और अर्धकुशल श्रमिक हैं। बाकी जो आधे, लगभग आधे हैं, वो वहाँ पे स्किल्ड लेबर है, उसमें डॉक्टर हैं, यानी कई डॉक्टर जो हैं वो भारत के ही हैं, शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, IT पेशेवर हैं। कपड़ा, वहाँ के बाज़ारों में कपड़ा व्यवसायी ज़्यादातर भारत के ही हैं। और भारतीय प्रवासियों को ब्रुनई में सकारात्मक रूप से देखा जाता है। भारतीय प्रवासियों को ज़्यादातर देशों में सकारात्मक रूप से देखा जाता है, क्योंकि भारतीय प्रवासी अपने काम से काम रखते हैं, अपने जिस लिए गए हैं वो करते हैं, बाकी मामलों में वो अपना हस्तक्षेप वो न के बराबर करते हैं। ये चीज़ें उन्हें लगभग ज़्यादातर देशों में सकारात्मक दृष्टि से बनाती है। अगर ब्रुनई के सामरिक महत्व को देखें तो फिर इसी मैप पर आइए, तो आइए देखिए, ये है ब्रुनई। फिर से देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे कहाँ पे, साउथ चाइना सी में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसके आसपास हाइड्रोकार्बन के विशाल भंडार है। और यह आसियान के जो देश हैं, यानी म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, छोटा सा देश ये भी है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ब्रुनई है, ये जो इतने देश हैं इनका ये सदस्य है। और इस दृष्टि से देखा जाए और पैसिफिक क्षेत्र में, साउथ चाइना इंडो पैसिफिक में स्थित है, तो इसकी अवस्थिति इसको भारत के लिए दोहरे दृष्टिकोण, एक तो हमारी जो एक्ट ईस्ट या लुक ईस्ट, और अब बदल के 2014 के बाद जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। साथ ही में जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, जो महत्वपूर्ण जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसमें भारत के हितों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यानी दो दृष्टियों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक तो लुक एक ईस्ट पॉलिसी के दृष्टि से, दूसरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के दृष्टि से। और एक है साथ में अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए स्पेस और नौसैनिक सहयोग के लिए भी है, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक हितों से ही, स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि सामरिक महत्व। तो देखिए ब्रुनई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक के उसके विजन का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 2012 से लेकर 2015 तक भारत के लिए देश समन्वयक जो है कंट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में ब्रुनई ने भारत को आसियान के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी 12 से 15 तक जब ब्रुनई देश भारत के लिए कंट्री कोऑर्डिनेटर था आसियान में, उस दौरान ब्रुनई के सहयोग से भारत आसियान देशों के साथ काफ़ी करीब आया है। अगर हम भारत की एक्ट ईस्ट नीति देखें तो यह 1990 के दशक में शुरू की गई लुक ईस्ट नीति का ही विस्तार है। लुक ईस्ट नीति अगर 1990 में शुरू क्यों की गई थी, क्योंकि पहले हमारा USSR एक महत्वपूर्ण सहयोगी था, लेकिन 90 के आसपास यानी 89 के आसपास USSR का जो है विघटन हो गया था। इसके बाद भारत का कोई ताकतवर मित्र नहीं रहा, तो भारत को स्वतः ही अपने मित्रों का तलाश करना था। ऐसे में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, और जिसमें कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी थी, क्योंकि वो ज़्यादातर देखा जाए तो कल्चरली और डेमोग्राफिक रूप से आसपास से जुड़े हुए थे, जिसमें हमारे लिए म्यांमार भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था, सिंगापुर भी कर रहा था, और जो है ब्रुनई दारुस्सलाम भी कर रहा था। तो वो उस चीज़ के लिए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था। अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदल दिया कि अब और ज़्यादा संबंधों को मजबूत करना है और दिशा में कार्रवाई करने की बात की गई है। और प्रधानमंत्री का कहना है कि जो 10 सदस्यीय समूह है आसियान, वो एक्ट नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है। जो एक्ट ईस्ट नीति है हमारी,
यानी पूर्व की तरफ कार्य करो की नीति, उसका केंद्रीय स्तंभ है आसियान, और आसियान का एक महत्वपूर्ण सदस्य है ब्रुनई। इसलिए ब्रुनई हमारे एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ में है। साथ ही में पिछले कुछ दशकों में कई दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों ने तेजी से आर्थिक विकास भी देखा है, इसलिए वाणिज्य भी इन संबंधों का केंद्र है। जैसे ब्रुनई इस क्षेत्र में सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है, और भारत का भी उसके साथ पेट्रोलियम के लिए भी आयात का जो है, पेट्रोलियम का बड़ा आयात भारत वहाँ से करता है। तो इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो अपना वो है ही है, साथ ही में वहाँ के वाणिज्यिक रूप से भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्रुनई जो है हाल के वर्षों में देखा जाए तो चीन का जो है प्रभुत्व काफ़ी फैला है, चीन ने काफ़ी विकास किया है, और इन देशों के यानी जो आसियान देश हैं, खासतौर से जो दक्षिणी चीन सागर के तटीय देश हैं, उन पे चीन का काफ़ी प्रभाव भी रहता है, क्योंकि चीन के पास पैसा भी बहुत है और उस पैसे से उन क्षेत्रों में विकास के लिए वो काफ़ी कुछ फंडियन कर सकता है। लेकिन जो चीन की शी जिनपिंग की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनके शासनकाल में चीन ने दादागिरी करना शुरू किया और पूरे के पूरे दक्षिणी चीन सागर, जो कि काफ़ी एनर्जी जो है रिच है, मिनरल्स रिच है, दुनिया का आधे से लगभग करीब करीब जो है व्यापार और तेल उधर से होके जाता है, आधा नहीं लगभग 40% तेल, और व्यापार भी देखा जाए तो लगभग 2/3 उधर से होके गुजरता है। ऐसे में पूरे दक्षिणी चीन सागर को उसने अपना बता दिया है। अब आप जाहिर सी बात है, पूरे किसी के पूरे एक जो ऐसा हिस्सा है जिसमें ज़्यादातर आसपास के लोग शामिल हों, आप समझ लीजिए कोई ऐसा एक जगह है जिसमें कई सारे लोग शामिल हों, और मैं कहूं कि वो सब कुछ मेरा है, तो बाकी जिन जो लोग उसमें पहले शामिल होते थे या जिनका उनमें अधिकार है, वो खुद ब खुद मेरे से दुश्मन बन जाएंगे, कहे चाहे न कहे। तो वो जो उनके प्रभुत्व है, वो सब जो है कहीं ना कहीं उनकी जो दादागिरी है, उसने जो दक्षिणी चीन सागर के जो अन्य तटीय देश हैं चीन को छोड़कर, उन्हें चीन से कहीं ना कहीं दूरी बनाने के लिए मजबूर किया है। और ऐसे में भारत अपना यहाँ पे प्रभाव दिखा सकता है। भारत जो है फिलीपींस के साथ उसके अच्छे संबंध है, क्योंकि उन फिलीपींस को तो भारत ने अपना ब्रह्मोस से ही बेच डाला है। बाकी और सारे देशों के साथ उसके संबंध बने हैं, सिंगापुर के साथ है, सिंगापुर के साथ यहाँ से ब्रुनई के बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर ही जाएंगे। तो ये उसकी जो चीन जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भारत अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है, उसमें ब्रुनई हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और ये जो योगदान हो सकता है, ये पहले से चले आ रहे नौसैनिक और अंतरिक्ष जो सहयोग हमारे ब्रुनई के बीच में चल रहा है, उसमें मददगार हो सकता है। अगर अंतरिक्ष के सहयोग के क्षेत्र में देखा जाए तो ब्रुनई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने वर्ष 2000 में ब्रुनई के साथ एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड स्टेशन स्थापित किया था ब्रुनई में। ये जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड स्टेशन होता है, ये हमारे उपग्रह और सैटेलाइट्स या जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाली व्हीकल है, उसके साथ संपर्क स्थापित करता है। तो ये भारतीय उपग्रहों और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को जब पूर्व की ओर हम प्रक्षेपण को ट्रैक और मॉनिटर करता है, क्योंकि हम अपने पृथ्वी के घूर्णन गति का फ़ायदा उठाते हुए अपने जो उपग्रहों को पृथ्वी पूर्व की दिशा में ही छोड़ते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा बल का जो है हमें छोड़ने में थोड़ी सी एनर्जी कम मिल सके। विषुवत के आसपास छोड़ते हैं और पूर्व दिशा की ओर करके छोड़ते हैं। तो ब्रुनई भी पूर्व में पड़ता है, तो वहाँ पे हमने एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर स्थापित किया है वर्ष 2000 से ही। साथ ही में हमारे ब्रुनई के बीच नौसैनिक संबंध भी होते हैं, जिसमें एक दूसरे के देशों के साथ नौसैनिक जहाज़ों का आदान प्रदान होता है, मतलब विनिमय होता है। आदान प्रदान मतलब ये होता है कि हमारे जहाज़ वहाँ जाते हैं, उनके जहाज़ यहाँ पे आते हैं, ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है। हमने 2016 में एक समझौता ज्ञापन भी रक्षा पर किया था, जिसे 2021 में नवीनीकृत किया है, और कई सारे हमारे जहाज़ ब्रुनई आते जाते रहते हैं। और आज जब दक्षिणी चीन सागर एक हॉट सागर बनता जा रहा है, मतलब हॉट मतलब उसको उस तरह से देखा जाए कि चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती जा रही है, ऐसे में भारत और ब्रुनई के बीच डिफेंस जो संबंध है वो और ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं, इसकी संभावना है। बाकी आज जो होगा वो कल परसों में हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। आइए अगला जो समाचार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीय कृषि प्रणाली को लेकर। आपके जो सब्जेक्ट है यूपीएससी का जो जीएस का पेपर 3 है, उसमें जो मेंस में इकोनॉमी वाला पोर्शन है, उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा कर रहा है। इसमें ये एक लेख है प्रोफेसर बीना अग्रवाल की, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू का, वो भी एक भारतीय महिला ही हैं, उनके इंटरव्यू के जवाब में
एक तरह से डायरेक्ट जवाब में नहीं, लेकिन उनके इंटरव्यू के जवाब में एक वैकल्प सुझाया है, जिसमें उनका कहना है कि भारतीय कृषि जो है भारत के विकास इंजन का वाहक भी हो सकता है या विकास इंजन बन सकता है, बशर्ते हम कुछ उसमें सुधार कर लें। जैसे अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि अभी भी 18% के जीडीपी के लिए जिम्मेदार है, लगभग 46% के आसपास रोजगार के लिए, यानी अगर देखा जाए तो रोजगार में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि ही देती है। और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो है, ग्रामीण क्षेत्र में तो ये 60% से ज़्यादा रोजगार हो जाता है, इसके लिए योगदान करता है। बाकी खाद्य सुरक्षा में जो है वो तो है ही है, लेकिन कई सारी चुनौतियों से भी भारतीय कृषि जूझ रही है, जिसके कारण अभी भी ये जो इसकी भूमिका होनी चाहिए वो नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ देशों ने जैसे अपने यहाँ कृषि में सुधार किया है, अगर उस तरह का परिवर्तन हम कर दें तो भारत की ये कृषि, जिससे कहा जा रहा है कि जिससे रोजगार को निकाल के दूसरे क्षेत्रों में ले जाना है, वहीं अन्य रोजगार को जनरेट कर सकती है, रोजगार को गुणवत्तापूर्ण बना सकती है, साथ ही में अर्थव्यवस्था को भी विकास दे सकती है। उसके लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं, जैसे पारिस्थितिकी क्षेत्र में काम करने की बात है, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाने की बात है, और कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार करने की बात है, जिसमें से सबसे बड़ा है कृषि जोतों को बड़ा करना है। उसके लिए इन्होंने ग्रुप फार्मिंग या समूह खेती के बारे में बताया है, और साथ ही साथ कृषि को संबद्ध क्षेत्रों के साथ अधिक से अधिक जोड़ने की बात है। इन सारे पहलुओं को अपनाकर भारत की कृषि जो है वो विकास की इंजन बन सकती है। चलिए अगर इसको हम देखें परिचय के रूप में, तो हाल ही में एक साक्षात्कार में इनका कहना है, प्रोफेसर अग्रवाल का, कि आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ नाम है, इस बात पर जोर दिया कि भारत को अब से लेकर 2030 के बीच में कुल मिलाकर 60 से 148 मिलियन यानी 6 करोड़ से लेकर 14 करोड़ 80 लाख अतिरिक्त नौकरियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें हर साल लगभग 10 से 20 लाख हमारे पास अतिरिक्त वर्किंग एज जुड़ती जाएगी, जिसके कारण हमें इतनी नौकरियों की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। और उन्होंने सुझाव दिया कि इससे कृषि को कम महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि हमें कृषि से श्रमिकों को हटाकर अन्य क्षेत्रों में ले जाने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि ऐसे में हमें कृषि से श्रमिकों को हटाकर अन्य क्षेत्रों में ले जाने की ज़रूरत है। इस पर प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है, बीना अग्रवाल का कहना है कि ये जो बात है कि कृषि में आर्थिक विकास का मतलब होता है कि कृषि से अर्थव्यवस्था में कृषि के जगह जो है विनिर्माण और यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री का महत्व, यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ता जाए, और उसी के साथ साथ रोजगार भी ज़्यादातर जो है गैर कृषि क्षेत्रों में जनरेट हो, उसे ये विकास कहते हैं। ये बातें 1954 में आर्थर लुईस ने ये तर्क दिया था। जब वो तर्क दिया था, प्रोफेसर अग्रवाल कहती हैं कि जब आर्थर लुईस ने वो तर्क दिया था, तब उस समय कृषि में तकनीक का कम प्रयोग होता था और कृषि जो है वो जीवन निर्वाह के स्थिति में ही थी। लेकिन आज ये कह रही हैं कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इन्होंने खेती में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया है और कृषि की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर भारतीय कृषि भी वहाँ पहुँचना चाहती है तो पहुँच सकती है, बशर्ते हमें कृषि को उसका उचित स्थान देना होगा और खेती करने के तरीकों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। प्रोफेसर अग्रवाल स्वामीनाथन गीता गोपीनाथ के उस इंटरव्यू के बारे में कहती हैं कि वो पुराने ढंग पे आर्थर लुईस की जो विचारधारा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, कृषि का महत्व घटता जाएगा, तभी और कृषि का रोजगार के क्षेत्र में भी महत्व घटता जाएगा, और उसी बातों को ज़्यादातर अर्थशास्त्री समझाते। इनका कहना है कि वो तब था जब कृषि जीवन निर्वाह था और उससे जो है उत्पादकता बहुत कम थी, यानी प्रोडक्टिव बहुत कम थी, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था और उसमें तकनीकी आदि का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन अगर उसमें ये सारी चीज़ें कर दें, तकनीकी आदि का प्रयोग कर दिया जाए, तो कृषि की उत्पादकता भी बहुत हो सकती है और कई सारे देशों ने उसे किया है, जिसे भारत अपना सकता है। उसके पहले उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि की वस्तुस्थिति के बारे में उन्होंने अपने लेख में बताया है। इसमें देखिए ये कह रही हैं कि पिछले 5 साल में भारत की कृषि की औसत वृद्धि दर 4% रही, जबकि पिछले 4 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 7% के तो ऊपर रही है, लगभग 8% के आसपास रही है। उस समय हमारी कृषि की विकास दर 4% है, यानी देखा जाए तो हम राष्ट्रीय औसत के विकास दर का आधा कृषि क्षेत्र में बढ़े हैं। और उसमें भी ये बात है कि जो ये विकास दर है, इसका हमने काफ़ी जो है ये जो वृद्धि है ये अनिश्चित है,
कभी कुछ बढ़ गई, कभी कुछ घट गई। देखिए अभी इसी क्वार्टर में देखा जाए तो हम लगभग 10.7% बढ़े हैं, और साथ ही में यह पर्यावरण की दृष्टि से महंगी रही है, यानी इस विकास दर को पाने में हमने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया है, ऐसा प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है। और उन्होंने कहा कि अभी भी भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो है केवल 18% का ही हमारी कृषि योगदान देती है, लेकिन भारत में कृषि सभी श्रमिकों के 46% और ग्रामीण श्रमिकों के 60% को रोजगार देती है, लेकिन आय कम बनी हुई है और शिक्षित युवा खेती नहीं करना चाहते हैं। या खेती, अगर आप कोई पढ़े लिखे लोग और कह दो हम खेती करेंगे तो आपको पागल समझा जाएगा। बिजनेस करोगे तब भी एक बार समझदारी दिखाई जाएगी, लेकिन आप खेती करोगे ऐसा कह दिए तो आप लोगों को मान गए कि इसका तो दिमाग खत्म हो गया है, अब चलो इसको थोड़ा इलाज उलाज कराओ, घर वालों में तो टेंशन आ जाएगी। उसके पीछे कहीं वजह है, क्योंकि अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो 4% का ग्रोथ रेट है, और ये 4% का ग्रोथ रेट अच्छा है। जिस क्षेत्र में 4% ग्रोथ रेट है वो बेहतर है, या जिस क्षेत्र में 10% ग्रोथ रेट है वो बेहतर है? तो निश्चित रूप से लोगों को लगेगा जिस क्षेत्र में 10% ग्रोथ रेट है वही बेहतर है। लेकिन इनका कहना है कि अगर हम कुछ सुधार कर दें, कुछ परिवर्तन कर दें, यानी देखिए कृषि को विकास का इंजन बनाने के लिए वो कह रही है कि हमें पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी और संस्थागत चुनौतियों पर काबू पाना होगा, और कृषि को समृद्ध क्षेत्रों के साथ पुनः जोड़ना होगा, और ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के साथ तालमेल बनाना होगा। अगर कुछ चुनौतियां हैं जो पारिस्थितिकी दृष्टि की चुनौतियां हैं उसको दूर कर दें, जो तकनीकी चुनौतियां हैं उसको दूर कर दें, और जो संस्थागत समस्याएं हैं उसको दूर करके संस्थागत नवाचार ला दें, और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में बेहतर तालमेल ला दें, तो वो जो ज़रूरत है कि हमारी जो कृषि है ये भी विकास का वाहक बन सकती है। और ये इसको इन्होंने बड़े डिटेल में समझाया है। जैसे जो उन्होंने पहला बताया कि कृषि को पारिस्थितिकी के लिहाज से अनुकूल बनाना है। पारिस्थितिकी लिहाज से कृषि का अनुकूल बनाने के लिए पानी और मिट्टी को पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, और जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात करते हैं। इसमें पारिस्थितिकी दृष्टि से अनुकूल सिंचाई पर बल है इनका कहना है कि सिंचाई जो है, कृषि में सिंचाई जो है उच्च उत्पादकता को बढ़ाती है और सूखे से निपटने की कुंजी है। ठीक है, लेकिन यानी जो सिंचाई की व्यवस्थित जो प्रणाली है वह उच्च उत्पादकता को बढ़ाने वाली होती है और सूखे से निपटने में मदद मिलती है। लेकिन भारत के सकल फसल क्षेत्र का केवल आधा हिस्सा ही सिंचित है, यानी केवल आधा ही हिस्सा सिंचित है, यानी आधा हिस्सा तो बिना सिंचित, असिंचित है। या आप कह सकते हो कि सिंचित मतलब जो कि आप कह सकते हैं कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है, और इसमें भी जो मुख्य रूप से सिंचाई हो रही है वो भूजल के माध्यम से हो रही है, यानी ज़मीन के अंदर से पानी निकाल के किया जा रहा है, और ख़ास तौर से जिसके कारण अत्यधिक दोहन होने से जल स्तर में खतरनाक गिरावट आ रही है। जिसके पीछे की वजह बता रही हैं ये कि जो बिजली, ज़्यादातर बिजली जो है किसानों को फ्री दी जा रही है। ऐसे में ये सिंचाई जो है उच्च उत्पादकता को ला तो रही है, लेकिन पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रही है। उनका कहना है कि हमें कृषि क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि सिंचाई विस्तार के लिए हमें भूजल का विनियमन करना होगा, वर्षा जल का संचयन करना होगा, और माइक्रो इरिगेशन को अपनाना होगा, क्योंकि वर्षा जल संचयन जो किया जाता है वह सतही सिंचाई प्रदान करता है, यानी जो जैसे तालाब है, नदी है, कुएँ, उनसे आप सिंचाई प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ भूजल को भी रिचार्ज करता है। इसलिए वर्षा जल संचयन तो महत्वपूर्ण है। उसको ये उदाहरण भी बताती हैं, उदाहरण देती हैं कि गुजरात में 1999 से लेकर 2009 के बीच में सूक्ष्म संरचनाओं, यानी जो उसमें तालाब, कुएं, पोखर, इस तरह की चीज़ें जो बनाई गई, और डैम, चेक डैम जो बनाए गए, इससे बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन के कारण कृषि में प्रतिवर्ष 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी, केवल सिंचाई को रेगुलेट करके, यानी वर्षा जल संचयन या इस तरह की सूचनाओं के कारण। और ये वृद्धि तो हुई ही, साथ ही में यहाँ पे पानी के उपयोग में दक्षता की भी ज़रूरत है, जिसमें ड्रिप सिंचाई से लेकर कम पानी की खपत वाली फसलें शामिल है। 2014 में 13 राज्यों में एक सरकारी मूल्यांकन किया गया था, जिसमें पाया गया कि अगर ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई किया जाता है तो उससे सिंचाई की लागत भी घट जाती है और उर्वरकों की खपत में भी कमी होती है। साथ ही में इसके इस्तेमाल से
जैसे जो देखा गया फल और सब्जियों के पैदावार में, जैसे फल के पैदावार में 48% और सब्जियों के पैदावार में 52% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और किसानों की आय 48% बढ़ गई। यानी कि सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने से पैदावार तो बढ़ती ही बढ़ती है, किसानों की आय भी बढ़ती है, ये इस क्षेत्र को ये कह रहे हैं। और इनका कहना है कि इसमें बहुत काम किया जा सकता है क्योंकि भारत में अभी केवल 10% फसल क्षेत्र ही क्या है से कम हिस्सा भी सूक्ष्म सिंचाई के अंतर में है, जिसे हम जितना बढ़ाते जाएंगे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता उतनी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि मृदा गुणवत्ता में भी सुधार करने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि हमारे भू क्षेत्र का लगभग 37% हिस्सा जल भराव, मिट्टी की लवणता और रासायनिक प्रदूषण और पोषक तत्वों की कमी के कारण क्षरित हो चुका है, तो इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। यानी कि अब हमारी सिंचाई में अपार संभावनाएं हैं सुधार करने की और मृदा गुणवत्ता में भी सुधार करने की बहुत सारी संभावनाएं बची हुई हैं। इसके बाद जो दूसरा है कि कृषि को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। इसमें यह है कि अनाज की एकल खेती अपनाने से, अभी हम क्या करते हैं कि अनाज एक ही गेहूं धान अपनाते हैं, उसकी जगह अगर हम फसल विविधता को लाएं और कृषि पारिस्थितिकी खेती की तरफ हम बढ़ें तो इससे मिट्टी पुनर्जीवित हो सकती है, लागत बचेगी, पैदावार भी बढ़ेगी, रोजगार भी सृजित होंगे और साथ में मुनाफा भी बढ़ेगा। इसमें मुर्गी पालन, फल और सब्जियों सहित उत्पादन की विविधता लाने से हमारे आहार पैटर्न में भी सुधार देखा जा सकता है और वो जो केवल पहले भूखमरी जो है वो एनर्जी से जुड़ी हुई थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई थी, अब वह गुणवत्तापूर्ण भूखमरी की तरफ बढ़ रही है, यानी कि प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स की कमी है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन इसको भी दूर कर सकता है। साथ ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी तकनीक महत्वपूर्ण है, खासकर गर्मी प्रतिरोधी फसलों को उगाने में और नई कृषि तकनीक के कुशल विस्तार के भी लिए। जैसे जो गर्मी के रेजिस्टेंस फसलें अपनाने से आप जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपट सकते हैं और कृषि तकनीक को भी अपनाने से इसमें विस्तार हो सकता है। जैसे एक उदाहरण देती हैं कि सेल फोन में यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, सेल फोन यानी मोबाइल फ़ोन के। इनका कहना है कि एक अध्ययन किया गया था 2019 में, जिसमें भारत और अफ्रीका में, उप सहारा अफ्रीका में कृषि क्षेत्र में सेल फोन के जो है उपयोग से, तो उसमें देखा गया है कि इससे इनपुट में 4%, पैदावार में 4% और अनुशासित इनपुट में 22% की वृद्धि कमी देखी गई है और इससे अपार संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ड्रोन आदि को भी इस्तेमाल पर बल दिया है क्योंकि इससे कीट नियंत्रण और फसल निगरानी में भी मदद मिलती है। यानी कि अभी तक हमने कृषि क्षेत्र में पारिस्थितिकी समस्याओं को कैसे निपटा जाए उसको देखा और कैसे कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे कृषि क्षेत्र की है, संस्थागत समस्या या इंस्टीट्यूशनल समस्या, उसको इन्होंने बताया है। वह है हमारे यहाँ जो कृषि है उसका जोत बहुत छोटा है। हमारे यहाँ लगभग अगर आप देखें तो 86% भारतीय किसान 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन पर खेती करते हैं। 2 हेक्टेयर मतलब अगर एकड़ वाइज देखा जाए तो 5 एकड़ के आसपास जो है 5 एकड़ की खेती करते हैं और ये बहुत छोटा आकार होता है। जब कोई चीज़ छोटे पैमाने पर आप करते हैं तो स्केल ऑफ इकोनॉमी का फ़ायदा नहीं मिलता। स्केल ऑफ इकोनॉमी क्या है? जब किसी चीज़ को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उसका लागत घट जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। उसका फ़ायदा छोटे किसान नहीं अपना पा रहे हैं, इसलिए ये पारिस्थितिकी दृष्टि से अनुकूल कृषि भी नहीं कर पा रहे हैं और कृषि में तकनीक को भी प्रयोग करने में हेजिटेंसी देखी जा रही है क्योंकि ज़्यादातर किसान इसमें जीवन निर्वाह के लिए ही जुड़े हुए हैं। तो अब ऐसे में है कि इसका कैसे लाभ उठाया जाए, कैसे स्केल ऑफ इकोनॉमी का लाभ उठाया जाए, कैसे पारिस्थितिकी खेती को बढ़ावा दिया जाए, कैसे तकनीक को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए ये कहती हैं कि हमारे यहाँ कृषि में हमें खेतों का जो आकार है जो बहुत छोटा है, 86% किसान छोटे जोत के हैं, तो इनके जोत को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ये कह रही हैं कि इसके लिए सहयोगी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग या ग्रुप फार्मिंग की ज़रूरत है। उसमें वो अपने लेख में ये खुद ही बताती हैं कि 1960 के दशक में भारत में पहल की गई थी कोऑपरेटिव फार्मिंग की, लेकिन वो असफल हुआ, बुरी तरह से असफल हुआ। उसके पीछे जो वजह बताती हैं वो ये कहती हैं कि जो ग्रुप बनाए गए थे उसमें कई सारी कमियां थी, जबकि अध्ययन या साहित्य बताते हैं कि अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो ग्रुप बने वो छोटे ग्रुप बने
उसमें भी जो ग्रुप हो वो आर्थिक दृष्टि से एक समकक्ष हो, एक समान हो, यानी जितना हो सके उतना होमोजेनस ग्रुप हो, और उनके बीच में जो सहयोग हो वह स्वैच्छिक रूप से हो और जो विश्वास द्वारा पुख्ता हो। यानी कि आप किसी ग्रुप में काम करना चाहते हैं, जैसे कहा जाता है ग्रुप स्टडी बड़ी अच्छी बात होती है, तो चलो 50 लोगों की ग्रुप एक टीचर बना दे तो वो सक्सेस नहीं होता है। हाँ, सक्सेस कैसे होगा? आप एक जैसे सोच वाले, एक जैसे, एक तरह से कह सकते हो कि एक डेमोग्राफी वाले या जो भी परिस्थिति वाले लोग हों, जो आपस में स्वेच्छा से मिले और उनमें विश्वास हो, तब वो ग्रुप सहयोग कर सकता है। और यही बात ग्रुप फार्मिंग के रूप में भी प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने बताया है। और वो ऐसे नहीं कहती, वो कहती हैं कि इसमें उदाहरण भी देती हैं, जैसे केरल का कुटुम्बश्री, वहाँ पे गरीब जो है विरोधी जो है मिशन है कुटुम्बश्री, केरल का बहुत फेमस है। उसमें 2000 के दशक के बाद वहाँ पे एक महिलाओं का ग्रुप फार्मिंग का एक मॉडल शुरू किया गया और वर्तमान में वहाँ पे 73,000 से ऐसे समूह खेती वहाँ पे ग्रुप फार्मिंग हो रही है। इसमें क्या है कि समूह क्या करता है, पट्टे पर भूमि लेता है और श्रम और संसाधनों को जोड़ता है, लागत लगा और जो भी लागत होती है उसको साझा करता है और जो लाभ मिलता है उसको भी साझा करता है। इसमें स्टार्टअप का अनुदान भी उसको मिलता है, तकनीकी प्रशिक्षण भी मिलता है और नाबार्ड के जरिए जो भी उसको सहायता मिलती है वो भी इसे उपलब्ध हो जाता है। इसका जो उन्होंने अध्ययन किया है प्रोफेसर बीना अग्रवाल का ही और कुछ लोगों के साथ इसमें जो फील्ड अध्ययन है या केस अध्ययन है, उसमें वो कह रही हैं कि 2 जिलों का, केरल के 2 जिलों का उन्होंने अध्ययन किया, नाम तो नहीं बताया, 2 जिलों का अध्ययन किया। उसमें जो महिलाओं की सामूहिक खेती थी, समूह ग्रुप फार्मिंग, उसका, और जो पुरुष लोग अपना व्यक्तिगत खेती कर रहे थे, उन दोनों का उस तरह का अध्ययन किया। तो इसमें पाया कि अगर देखा जाए समूह के खेत का उत्पादन वार्षिक आधार पर, यानी वार्षिक आधार पर कितना पैसा प्रति हेक्टेयर निकला, वह भी जो व्यक्तिगत खेतों में उत्पादन होता था उसका 1.8 गुना था। यानी पुरुष अगर किसी खेत से 1 लाख रुपए साल का कमा रहा होगा पर हेक्टेयर, या मान लो 10 लाख पर हेक्टेयर कमा रहा था, तो अगर सामूहिक रूप से महिला खेती करती हैं, महिलाओं की जो खेती हो रही थी केरल में, तो वह 18 लाख कमा रही थी, ये इन्होंने पाया। साथ ही में इसमें जो औसत शुद्ध लाभ है वह भी, सारा खर्चे के बाद जो औसत शुद्ध लाभ था वह भी जो है 1.6 गुना था। यानी कि अगर सामूहिक खेती की जाए और समूह होमोजेनस हो और सोच समझ के बनाया जाए तो वो व्यक्तिगत खेती की अपेक्षा ज़्यादा लाभ दे सकता है। ये बातें ये कह रहे हैं। और इन्होंने कहा कि कई सारे और भी अध्ययन हैं, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में, तेलंगाना में, कि समूह बनाने से जोत को समेकित करने, सिंचाई उपकरणों में निवेश करने और श्रम और इनपुट लागतों को बचत करने में मदद मिली है। कुछ युवा समूह तकनीकी उन्नति से आकर्षित होकर एक साथ काम करके नौकरी के लिए पलायन करने के बजाय सब्जी आदि की खेती भी इन क्षेत्रों में कर रहे हैं, जिससे इसमें बढ़िया मिल रहा है और इनका जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उससे समूह खेती को मजबूत मिल रहा है। जलवायु के लचीलेपन के लिए उपाय करने में इन्हें सक्षम बनाया है और कुछ ने विपणन के लिए किसान उत्पादक संगठन भी बनाया है। इस क्षेत्रों में पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी यानी फॉरेस्ट्री का भी समृद्धि और रोजगार की संभावनाएं पैदा कर सकता है, क्योंकि 2022-23 में मत्स्य पालन में ही 10% की वृद्धि देखी गई है और 2.8 मिलियन नौकरियां महिलाओं, इसमें 44% है, उपलब्ध हुई है। तो ये बता रही हैं कि अगर ये सारी चीज़ें कर लें तो भारत की जो कृषि है वो खुद ब खुद जो है ग्रोथ का परिणाम हो सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने एक और उपाय बताया कि ये सारी जो कॉन्स्टेंट थी, यानी पारिस्थितिकी दृष्टि से जो कॉन्स्टेंट थी, तकनीकी पर जो है और सिस्टमेटिक जो चुनौतियाँ थी, उसको दूर कर लिया जाए और कृषि को संबद्ध क्षेत्रों के साथ पुनः जोड़ना पड़ेगा। पहले हमारा कृषि जो है, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो जो ग्रामीण आय का भले 60% लोग जो है कृषि में करते हैं, लेकिन ग्रामीण आय का 61% जो है अभी भी गैर कृषि कार्यों से आता है। ऐसे में क्या करना होगा कि कृषि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबद्ध क्षेत्रों जो है, जैसे कि प्रोसेसिंग है, जैसे कि मशीन्स टूल्स है, इको टूरिज्म है, इन सारे पहलुओं को भी जोड़ना पड़ेगा ताकि आय और रोजगार के विकल्प बढ़ाए जा सकें। और इस तरह से अगर हम अपनी कृषि को तकनीकी रूप से परिष्कृत कर दें, पर्यावरण दृष्टि से टिकाऊ बना दें और संस्थागत रूप से अगर उसमें अभिनव प्रयास कर सकें, तो जो भारत का कृषि है वो एक विकास का इंजन बन सकता है, युवाओं के लिए आकर्षक रोजगार पैदा कर सकता है, बशर्ते हम पुराने आर्थिक सिद्धांतों को त्याग दें
और खेती करने के तरीके में बदलाव करें। यानी प्रोफेसर अग्रवाल कह रही हैं कि अगर ये सारी चीज़ें कर दिया जाए तो हमारी खेती ग्रोथ का इंजन बन सकती है, लेकिन हमें खेती के बारे में जो हमारी आर्थर लुइस वाली मानसिकता है उससे अलग हटना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि किसी क्षेत्र आज भी बेहतर रोजगार और आय का स्रोत हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कई ऐसे डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं जैसे प्रोफेसर गुलाटी हैं, वो बार बार कहते हैं कि भारत में कृषि को अनाज से इतर जो है उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, यानी वैल्यू एडिशन, जिनमें जो वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा होता है, अधिक मूल्य जो जनरेट करती हैं, ज़्यादा जो ग्रोथ है उसमें जाना पड़ेगा। और ये उसी तरह की बातें सरकार उसी प्रदेश में सरकार चल रही भी। हालांकि सरकार जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अन्य क्षेत्रों में भी ले जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार की अभी जब तक कृषि वास्तव में लाभ प्रदान न हो जाएगी, तब तक जो कृषि कार्य कर रहे हैं उनके लिए वो अनुत्साह से या मजबूरी में ही करेंगे, तो उनके लिए भी विकल्प हमें तलाशना होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपसे मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज के दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, खासतौर से दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट्स बना सकते हैं उससे। ठीक है, बाकी कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।